सबसे पहले तो फरमाइएगा कि जो भी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के बयान के बाद रद्द-ए-अमल आ रहा है, जिसमें आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है बहुत एग्जेजरेटेड वर्जन पेश कर रहे हैं दुनिया के सामने हमारी न्यूक्लियर साइट्स पे हमले के बाद वो कामयाबी का दावा कर रहे हैं और ख़ुद अमरीकी इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट्स जिसको अब दबाया जा रहा है कि ईरानी न्यूक्लियर साइट्स की तबाही नहीं हुई है। तो क्या वाकई आपको लगता है ये जो फ्रस्ट्रेशन है अपने अहदाफ मुकम्मल ना कर सकने की, ये तो उनके बयानात से तो एविडेंट है ही, लेकिन क्या ये एक दूसरे हमले का भी पेश खैमा बन सकती है? जी बहुत शुक्रिया सादिया मुझे इनवाइट करने का। और जब ये जंग सीज फायर हुआ था जी। उस मैंने अपने कमेंट्स में ये ऑफर किया था कि ये जो रिपीटेटिव अगर स्ट्राइक हुई हुई और इसी सवाल के जवाब में मैंने ये कहा था कि ये डिपेंड करेगा कि जो इनपुट आती है कि किस हद तक ये न्यूक्लियर साइट्स जो थी इनकी फर्दो और बाकी दो हम्म। किस हद तक हुई हैं। और इसराइल और अमेरिका के लिए फीडबैक लेना मुश्किल भी नहीं, और मुश्किल इसलिए नहीं है कि जो मुसायद का और इंटेलिजेंस नेटवर्क पेनिट्रेट कर चुका है, जाहिर बिल्कुल। है वो कुछ टाइम लगेगा एस्केप करने में या पकड़े जाने में। उनके उनको एलिमिनेट करना इतनी जल्दी जंग के एक हफ्ते या 10 दिन के बाद मुश्किल होगा, और ये लॉन्ग प्रोसेस है। हम्म। और मैंने ये कहा था और आज भी मेरा यही ख्याल है कि ये इनके पास इनपुट गई होगी पॉसिबली। उस वक्त भी मैंने ये कहा था पहले दिन ही कि ये इनपुट अपने इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से खास तौर पर ये लेंगे, क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन बहुत डीप है अंदर। जब बिल्कुल। ये इनको मिलेगी कि उस हद तक डिस्ट्रक्शन नहीं हुई और पॉसिबली एक चांस है कि ईरान दोबारा रिकवर बैक करेगा, मिलिटरीली तो बहुत देर लगेगी बट न्यूक्लियर साइट्स पर चांसेस ये थे। और अगर आप इसको गौर से देखें फर्दों को, तो ये 2005 से इसकी सैटेलाइट पिक्चर आ रही हैं और जी। ये पूरा पहाड़ कॉम्प्लेक्स है जिसके अंडरग्राउंड इन्होंने बनाया था। ये कोई एक बंकर एक टैग से या एक टनल नहीं थी जिसको आप एक दफा हमला करेंगे तो वो पहाड़ी उड़ा दी हमने या बिल्कुल। वो चट्टानें उड़ा दी तो जिससे खत्म हो जाएगी। और ये एक जितनी स्ट्राइक इन्होंने डिस्ट्रक्शन की बताई है, जितने जहाज 6 जहाज आए थे उन्होंने ये टनेज पे की थी, मेरा उस वक्त भी यही ख्याल था कि इतने बड़े कंपाउंड के लिए ये टनेज कम है और हम्म। ये सरवाइव होगा। अब ये मैं नहीं कह सकता कि वो 80% किया है 50% किया है। और आपने देखा है, आपने बिल्कुल ठीक आपने एनालिसिस में कहा कि एकदम उनका मूड चेंज हो गया है उनकी। हम्म। पहले था कि हमने खतरा टल गया है, आने वाले वक्तों के लिए इसराइल को अब न्यूक्लियर से कोई खतरा नहीं रहा, बिल्कुल। हमने रेट कर दिया है। पहले ये हुआ था सारा कुछ, और एक गुडविल सी नजर आती थी कि ईरान अपना तेल भी बेचे, ट्रेड भी करे, हम भी करेंगे, चलें दोनों मुल्क अब रिकवर करें, क्यों ईरान का डैमेज हुआ है हमें चाहिए कि जी। वो रिकवर करें। ये बिल्कुल ये लैंग्वेज चल रही थी। हम्म। मुझे लगता है कि जब उनको ये फीडबैक मिला है, और दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात जो सादे ज़हन में हमें सबको रखनी चाहिए कि दोनों मुल्कों ने अपने अपने लोगों को टेक होम बताना होता ट्रू। है। टेक होम पूरे जंग में किया क्या। हम्म। इसराइल के लिए बहुत एम्बेरसमेंट है, बिकॉज जो उन्होंने ऐलानात या वॉर स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट करने करके और जो वॉर गोल सेट किए थे अपने लिए, मेरा नहीं ख्याल कि वो जस्टिफाई कर पाए। देखिए हर मुल्क ने एक वॉर मॉन्गरिंग करें या ऑफेंस करें, एंड ऑफ द डे आपने अपने लिए भी अपने लोगों के लिए भी जस्टिफाई करना होता है कि इट वाज वर्थ द हम्म। एफर्ट, वर्थ इनिशिएटिव या एडवेंचर जो हमने किया है, इट वाज वर्थ इट। इसराइल का बहुत ठीक ठाक डैमेज हुआ, बहुत सारे कह रहे हैं कि 20 to 30% उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। बिल्कुल। क्या हुआ क्या। अब वो कह सकते हैं कि इसराइल ने एलिमिनेट कर दिया अमेरिका के साथ मिलके, वो नहीं कह पा रहे, वो आप खुद ही आपने बताया कि वो कह रहे हैं। तो मुझे लगता ये है कि एंड एक नॉट जस्ट अनदर दैट, वो जो रिजीम चेंज का भी एक ऑब्जेक्टिव था उस पर भी आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के अभी प्रेसिडेंट ट्रंप का जो उनका बयान आया कि जी मुझे पता था कि इन्होंने कहाँ पनाह ली हुई थी, मैंने अपनी फ़ौज को रोक के रखा। सो ऑब्वियसली दैट्स ऑल्सो ऑब्वियस कि वो वाला हदफ, वो वाला टारगेट भी इनका पूरा नहीं हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा खालिद चिश्ती साहब कि अभी आपने जो जिक्र किया कि आपका भी एनालिसिस यही था कि जिस तरीके से इन्होंने बमबारी की है ये काफ़ी नहीं है। ऑब्वियसली इट्स डीपली अंडरग्राउंड जो उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, और इनफैक्ट अब उनके अपने जो एनालिस्ट्स हैं, स्कॉट रिटर फॉर वन, जो कि फॉर्मर यूएन इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये वाली साइट्स जो ईरान की हैं ये न्यूक्लियर वेपन के अलावा डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकती हैं। सो अमेरिका ऑब्वियसली न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल तो नहीं करेगा वहाँ पे। देखिए सादिया, ये बड़ा सिंपल है टू अंडरस्टैंड, इसको हम एक सरसरी या सतही पिक्चर पर नहीं देख सकते। जी। देखिए ईरान ने ये बिल्ड की थी 15-20 साल पहले, तो डोंट यू थिंक कि ईरान को पता था कि हमारे खिलाफ स्ट्राइक आएगी, और फिर डेफिनेटली। उसको नहीं पता कि कौन से मुल्कों की स्ट्राइक आएगी, ऑब्वियसली अमेरिका की आएगी या इसराइल की आएगी। तो जिन्होंने भी ये बिल्ड किया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको डे वन से पता था कि हमने इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो कंक्रीट या मटेरियल जो यूज करना है
जो स्ट्रैटेजी बनानी है, जो स्ट्रेंथ देनी है इस पूरी बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स को या कंपाउंड को, हमने नहीं है कि इतनी बड़ी टनेज, ये उस वक्त भी उनको पता था। ये B-2 जहाज 1997 में ऑपरेशनल हुआ था, यानी कि ईरान के न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है उसके पहले का ये जहाज था। तो इस सबको इसकी टनेज भी पता है, इसकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी पता है। इनके पास B-52 जहाज भी है। जो B-2 तो 40,000 पाउंड वजन ले जा सकता है, B-52 70,000 पाउंड वजन ले जा सकता है, जो टनेज की बात कर रहा हूँ। तो ईरान को ये बिल्कुल माइंडफुल होंगे भी, और आई एम श्योर के थे भी, कि इसके खिलाफ हमने एक स्ट्रेंथ बिल्ड करनी है कि डिस्ट्रक्शन ना हो सके या मिनिमम हो सके। तो ये नहीं होता कि आप एक नॉर्मल जिस तरह घर कंस्ट्रक्ट करते हैं या थोड़ा स्ट्रेंथन कर लेते हैं। ये डे वन से न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पता होता है कि इतनी स्ट्रेंथ होगी तो बच पाएंगे। और दूसरा, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया कि दूसरा वॉर ऑब्जेक्टिव भी नहीं अचीव हुआ, जिसका नाम था कि ऑपरेशन, देखिए इनका नाम क्या रखा गया था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन। राइजिंग लाइन जेन में रखे कि शेर ये वो है जो इनके प्रेजेंट जो इस वक्त झंडा है ईरान का, उस पर सेंटर में अल्लाह लिखा हुआ है, और इससे पहले इस पर लॉइन होता था जो शाह का ईरान बिल्कुल का लॉइन भी दे लें कि इसका मतलब द लाइन इज कमिंग बैक, जो कि नहीं आया, वो राइजिंग लाइन नहीं हो सका। तो एक और एलिमेंट जरूर हमें ज़हन में रखना चाहिए, लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से इस सवाल के जवाब है कि इजराइल को देखिए डबल प्रेशर इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। एक वो गाजा का तो मॉरल प्रेशर था, दुनिया से आइसोलेटेड है, कट ऑफ है, इंटरनेशनल मीडिया कंडेम करता है, ह्यूमन जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर कुछ लोग साथ तो नहीं ऑब्वियसली हेल्प कर पा रहे गजा का, लेकिन कंडेम जरूर कर रहे हैं। एक वो प्रेशर ऑलरेडी था इजराइल पर। अब ये दूसरा एडवेंचर करके या मिस एडवेंचर करके टेक होम वो नहीं था जो मुझे लगता है कि पहले दिन था। इसी तरह गजा पे देखा जो थोड़ा सा सॉफ्ट होना शुरू है, वो इसलिए नहीं कि उनको फलस्तीनियों पर तरस आ गया, उनको मेरा ख्याल है कि उनको अपने यरगमाली जो उन्होंने होल्ड किए हुए हैं अब लोगों को दिखाने के लिए उसका अल्टरनेट दे रहे हैं कि देखिए उधर नहीं तो हमने यरगमाली, कि हम यहाँ पे कोई कामयाबी दिखा रहे हैं आपको। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऑब्वियसली ईरान में जिस तरीके से ये जब जंग जारी थी उस दौरान जो बयानात आए नेतन्याहू की तरफ से भी, वो ईरानी आवाम को उकसाने के लिए थे। उनको ये लगता था कि ईरान की अपनी आवाम जो है वो उनके खिलाफ बगावत कर देगी और हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी। एंड दे ऑब्वियसली मस्ट हैव थॉट कि यहाँ पे भी इराक और सीरिया वाले हालात हम कर लेंगे। और वो जो उनकी पॉलिसी थी 7 कंट्रीज़ इन 5 ईयर्स, कि जी आपने 6 तो तबाह कर दिए, 1 बचाए, और ईरान को भी उसी तरीके से रिजीम चेंज कर लेंगे अपनी मर्ज़ी का, वो नहीं हो सका। लेकिन आपने जो शुरू में पॉइंट आउट किया, आई थिंक वो बहुत बुनियादी बात है कि ईरान को भी अब एहसास हुआ है कि मोसाद की कितनी हद तक डीप पेनिट्रेशन हमारे मुल्क के अंदर है। हमारे ख़ुद के लोग जो हैं वो कैसे उनके लिए स्पाइज़ के तौर पे काम कर रहे हैं, हमारे अपने इदारों में मोल्स कौन कौन से हैं, उनकी भी निशानदही आई एम श्योर हुई होगी। एंड दैट्स ऑल्सो गोना टेक अ लॉन्ग टाइम टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।